तो क्लास 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 कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर एग्रीकल्चर का वन शॉट। तो क्लास जैसा आप जानते हैं आपके सभी वन शॉट अपलोड हो चुके हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ चुके हैं, माइंड मैप्स भी आ चुके हैं। तो भाई तेरी किसकी है, बस आई बटन पे क्लिक करो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको सारी की सारी वीडियोस आपके सामने ओपन होके मिल जाएगी। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से जाओ यार, सारी चीज़ें देखो भाई, पेपर का टाइम है, समझ रहे हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपका एग्रीकल्चर चैप्टर। ये ज्योग्राफी के चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है क्योंकि इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं और खासकर इसके अंदर से पूछा जाता है चावल और गेहूं का एक क्वेश्चन, ठीक है, यानी वीट एंड राइट्स के बारे में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ कि एग्रीकल्चर चैप्टर इन्हें हमें देना पड़ा, कोई तो रीज़न रहा हुआ कि एग्रीकल्चर चैप्टर हमें दिया। आपकी जो बेटा ज्योग्राफी के अंदर सीक्वेंसिंग है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से रिलेट करती हुई आती है। तो इसी बीच जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, जो एग्रीकल्चर है, जो हमें क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है। जो क्या देता है, हमें रॉ मटेरियल देता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। इंडिया के अंदर आप अगर देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर है वो एक बेसिक वर्क है, बेसिक थिंग है, जिसकी बदौलत लोग काम करते हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें काम करता है, इससे पैसा कमाता है, यानी एक लाइवलीहुड का बहुत बड़ा रिसोर्स है क्या, एग्रीकल्चर। लाइवलीहुड का बहुत बड़ा रिसोर्स है एग्रीकल्चर। तो इसी एग्रीकल्चर को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें पढ़ना है कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर मतलब जो क्रॉप सीजन होता है वो कैसे आता है, क्रॉप कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो हम खेती करते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फार्मिंग क्या है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स को जानेंगे कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। ऐसा क्यों, आपको याद होगा, ठीक है, हमने इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज पढ़ी थी, जो डेवलपिंग नेशन होते हैं बेटा, जो आपके डेवलपिंग नेशन होते हैं उसके अंदर जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है आपकी एग्रीकल्चर। वो क्या होती है बच्चा, एग्रीकल्चर, वो होती है आपकी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपकी बेसिक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन डेवलपिंग नेशंस। इंडिया डेवलपिंग नेशंस में से एक है, इसलिए हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। 2/3 पॉपुलेशन अगर हम बात करें, 64 या 62 के अराउंड जो पॉपुलेशन है, 62% के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर संलग्न है, यानी इससे काम करती है और पैसा कमाती है। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग खेती से जुड़े हुए हैं आज भी। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। इसके बिना सारी जो इंडस्ट्री वो बैठ जाएगी, यानी इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। जो प्रोड्यूस करती है बहुत सारा फूड जो हम कंज्यूम करते हैं। बिसाइड फूड इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स। फूड के अलावा रॉ मटेरियल्स यानी इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो भी ये प्रोड्यूस करते हैं मेरा बच्चा। क्लियर। चलिए यहाँ तक तो था कि एग्रीकल्चर क्या है, लेकिन अब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, एग्रीकल्चर कंट्री क्यों है। देखो, क्योंकि 2/3 जो पॉपुलेशन है वो इससे रिलेट करती है, कार्य इसी में करती है। अगर आप एक ऐसी एक्टिविटी के अंदर आपकी 50+ पॉपुलेशन काम कर रही है तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहां पर आपका सबसे ज़्यादा जोर होता है और आप चाहते हुए कि वो जो सिनेरियो है, वो जो प्रोसेस है, उसके अंदर हम और आगे बढ़ सके और उसको और कन्फाइन कर पाए और रिफाइन कर पाए मेरा बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्रोड्यूस करती है बहुत ज़्यादा फूड, जो फूड ग्रेन्स, ठीक है, इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर आवर वेरियस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ये प्रोड्यूस क्या कर रही है, मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम सबसे पहले एक बात कर लेते हैं छोटी सी, हम बात करते हैं किसकी, शुगर की, किसकी, शुगर की। आप कहते हैं चीनी, हाँ भैया चीनी खाई है आपने, यहाँ से खाई तो है चीनी। मान के देखिए आप गए घर पे, ठीक है, आपने चाय या दूध जो आप पीते हैं वो पी रहे हैं और उसमें थोड़ा मीठा कम है। आपने कहा कि मम्मी मीठा कम है, तो मम्मी आएंगी और गन्ना काट के डाल देंगी आपको। सर ये ऐसे कैसे, मम्मी गन्ने का डालेंगी, मम्मी तो चीनी डालेंगी। क्यों भाई, गन्ना भी तो मीठा होता है। कहो सर गन्ना मीठा होता है, बेसिक मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर मीठे के लिए हम गन्ने का इस्तेमाल करेंगे।
गन्ने से जो चीनी बनती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शुगर किससे बनती है आपकी? शुगर केन से। किससे बनती है बच्चे? शुगर केन से। ठीक है, यानी हमें शुगर केन चाहिए सबसे पहले, उसके बाद जाके शुगर आएगी। हमें क्या चाहिए? गन्ना चाहिए, तब जाके चीनी आएगी। अगर गन्ना नहीं मिलेगा तो चीनी नहीं आएगी। समझ में आई बात? यही प्रोसेस चलता है। तो शुगर केन कहाँ से मिलेगा? शुगर केन आपको मिलेगा कहाँ से बेटा? आपके रॉ मटेरियल यानी आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर से। तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपको प्रोवाइड कराता है क्या? शुगर केन। और वहाँ से क्या मिलता है आपको? शुगर। वहाँ से क्या मिलती है आपकी? शुगर। क्लियर? बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के लिए भी आपको जो कॉटन है वो कौन प्रोवाइड कराता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन प्रोवाइड कराता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर? चलिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए जाते हैं और फॉरेन एक्सचेंज भी इससे अर्न किया जाता है, यानी पैसा आता है भाई। आप जानते हैं जो टी है, कॉफ़ी, स्पाइसेस है, बेसिकली ये इंडिया से ज़्यादा बाहर यानी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। अब अगर ये इनकी कंजप्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो सीधी बात है हमें बेचने में फ़ायदा होता है। जैसे आपने बहुत बार एक चीज़ सुनी होगी अपने घर के ऊपर, घर के अंदर, ठीक है, क्या कि जो हम चाय पीते हैं प्रॉपर जो चाय है वो नहीं है, उसकी धूल है। धूल का मतलब होता है इसके जो रेशे बच जाते हैं वो हैं, क्योंकि जो असल चाय होती है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की जो टी होती है वो एक्सपोर्ट करती जाती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कितनी महंगी? लाखों तक पहुंच जाती है चाय। ठीक है, ये दिल पे मत लेना कि सर लाखों में नहीं होगी, पर लाखों में भी होती है मेरे भाई चाय। ठीक है, ये है पॉसिबिलिटी, इसलिए हम बाहर बेचते हैं। यहाँ पर पैसा कम मिलेगा, बाहर में पैसा ज़्यादा मिलता है, सीधी बात है। ठीक है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करना है, तो हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए ये क्या करते हैं? भारत पैसा आएगा। ठीक है, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। अब प्रॉब्लम या फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या सर एग्रीकल्चर जो है, जो खेती है, क्या वो अभी से चल रही है या शुरू से चलती आ रही है? क्या वो अभी से चल रही है, शुरू से चल रही है? अगर हम ट्रेस करते हैं हिस्ट्री के अंदर जाके तो हमें पता चलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही खेती स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पर भी खेती होती थी। आप कहें सर काफ़ी पुरानी है यानी खेती? यस, खेती काफ़ी पुरानी है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी ओल्ड है, बहुत पुराना है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले का है एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर कर रहे थे, हम खेती कर रहे थे, सामान उगा रहे थे और कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट होता गया, टेक्नोलॉजीज़ आती गई। अब बहुत लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मशीन से। टेक्नोलॉजी का मतलब है आप पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे आपका टाइम जो है वो लेस कंज्यूम हो, यानी जो आपका टाइम है, जो समय है वो बच रहा है। टेक्नोलॉजी बेसिकली इसीलिए आती है ताकि आपको आराम दे सके। ठीक है, ह्यूमन जो हमारा जो प्रोसेस है, जो ह्यूमन लेबर है, उसको कम किया जा सके और टाइम को कंज्यूम किया जा सके। टाइम को कंज्यूम मतलब जो टाइम का जो कंजप्शन है वो लेस किया जा सके, कम टाइम कंज्यूम। क्लियर? चलिए, अब हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो शुरू से की जा रही है। प्रिमिटिव यानी जो शुरू से की जा रही है। जैसे जब हम घू करते थे, खेती तब भी हो रही थी, ऐसा नहीं है खेती अब से हो रही है। चलिए देखते हैं। प्रिमिटिव होती है फार्मिंग होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ये जिस टाइप की फार्मिंग है ये एक प्रैक्टिस की जाती है कुछ ही पॉकेट्स ऑफ इंडिया के अंदर ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। मतलब ये वही खेती है जो छोटी सी जगह पे, कितनी, एक कन्फाइंड प्लेस पे हो रही है। वही पुराने कुदाल, ठीक है, कुल्हाड़ी, ठीक है, खुरपी, इनसे खेती की जा रही है। यानी पुराने तौर तरीकों से, साज सज्जा से आज भी ये खेती की जा रही है। और इसके अंदर जो बेसिक लेबर होती है वो घर के लोग या खुद ही आप करते हैं। यहाँ पर आज भी टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा नहीं होता बच्चा। क्लियर? फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। फार्मर्स एक छोटे से लैंड को क्लियर करते हैं, छोटा सा पैच होता है उसको क्लियर करा जाता है, उसके ऊपर खेती की जाती है ताकि वो अपने घर वालों का, जो अपनी फैमिली है उसका पेट भर सके। बेसिकली जो है सब्सटेंस, प्रिमिटिव का मतलब होता है शुरू से, यानी शुरू से हमने खेती ही ऐसी करी है। ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले स्लैश एंड बर्न खेती, ठीक है, कृदन एवं दहन प्रणाली जिसे हम हिंदी में कहते हैं।
ये आगे हम पढ़ें। पहले क्या होता था, या आज भी अपने खेतों के अंदर आप अगर गाँव जाते हैं तो बहुत जगह ऐसे लोग भी मिलते हैं जो छोटी सी क्यारी बना लेते हैं और उसके ऊपर उसमें अपने फूल फल ये सब उगाते हैं ताकि वो कंज्यूम कर सकें। इसका और बड़े एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने देखा होगा आपके शहरों के अंदर भी आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या फिर आपके रिलेटिव्स में से किसी न किसी ने किचन गार्डन बना रखा होगा, या अपने छत पे ठीक है टमाटर मिर्ची भिंडी ये सब चीज़ें उगा रखी होंगी, ठीक है, जो इजीली उग जाती हैं। ठीक है, करी पत्ता सबसे कॉमन होता है जो हर कोई उगाना चाहता है अपने घर में। तो बेटा ये सारी चीज़ें क्यों उगाई जाती है? अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ठीक है, ट्रैक्टर नहीं चलाते हो तुम, ठीक है, पता चला ट्रैक्टर लेके आए हो और रखते चलो, नहीं। इसके अंदर क्या है बेटा, आप एक पॉट के अंदर, ठीक है, एक छोटे से यूटेंसिल्स के अंदर आप मिट्टी डालते हो, सॉइल डालते हो और अपनी खेती स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। सेम पहले भी यही होता था। इन सब का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आप अपनी फैमिली का पेट भर सको। अब अगर आप छत पे एक गमले के अंदर गोभी आलू ये सब उगा रहे हो तो आपका मेन मकसद ये नहीं कि उगा के बेच दूंगा, इसका मेन मतलब है जो भी उगेगा वो हम कंज्यूम करेंगे। क्लियर? When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. जैसे ही जो ज़मीन है उसकी फर्टिलाइजेशन पावर ख़त्म होती है, गिरती चली जाती है, तो ये वहाँ से हट जाते हैं और दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको झूम खेती भी कहते हैं, जो हम आगे जानेंगे। सीधी सी बात है बेटा, पेन है, पेन की इंक खत्म हुई, आप दूसरा पेन यूज़ करेंगे। सेम लैंड है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन पावर डिक्रीज हुई, खत्म हुई, दूसरे पैच ऑफ लैंड पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपका एक सवाल मन में उठ रहा होगा कि सर ये जो लोग हैं ये फर्टिलाइज़र का यूज़ क्यों नहीं कर लेते, मैन्योर का यूज़ क्यों नहीं कर लेते फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए? बेटा शुरू से ही हमने फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया, हमने गाय के गोबर का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके अंदर ये सेंस बनती है कि ये ज़मीन जिस ज़मीन पर रह रहे हैं उसकी ही जो नॉर्मल जो उसकी नेचुरल फर्टिलाइजेशन पावर है उसका ही यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मतलब ज़्यादा सर्दी नहीं चाहिए, खेती हो रही है अच्छी बात है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आगे चलते। ये है इनका मेन सिनेरियो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अब इससे एक फ़ायदा और भी होता है जो इसके अंदर लिखा गया है। फ़ायदा क्या है, जो ज़मीन है, जो पैच ऑफ लैंड है, जो ये पैच ऑफ लैंड है, इसके पास इतना सफिशेंट तरीका हो जाता है, इसके पास इतना टाइम होता है कि नेचुरली अपना जो फर्टिलाइजेशन है उसको क्रिएट कर पाती है और उसको दोबारा से रिचार्ज कर पाती है। यानी नेचुरली ये दोबारा फर्टाइल हो जाएगी, नेचुरली दोबारा फर्टाइल हो जाएगी। क्लियर? लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो एज अ फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और द अदर मॉडर्न इनपुट्स। जो फर्टिलिटी जो रेट होता है वो बहुत लो होता है। क्यों? अभी हमने बात करी थी क्योंकि इसमें अंदर फर्टिलाइजर्स या दूसरे मॉडर्न इनपुट यूज़ नहीं किए जाते, यानी दूसरे मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं किए जाते, ये अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जैसे इसी के अंदर एक आती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसको हम झूम खेती भी कहते हैं। झूम खेती यानी स्लैश एंड बर्न, इसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम एवं दहन प्रणाली। ये क्या है? ये सेम यही का इसी का एक प्रोसेस है। आप एक जगह पे जाते हैं, आपने खेती करी, ठीक है, आपकी फर्टिलाइजेशन, आपकी ज़मीन की फर्टिलाइजेशन पावर खत्म हुई, आपने उसको काटा, ठीक है, क्लियर करा, उसको आग लगा दी। जैसे आजकल आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत एक कॉन्सेप्ट चलते हैं हमारे यहाँ पर पराली जलाने का, जो पराली है वो जलाई जाती है। तो बेटा सेम, लेकिन पराली अलग है, ये चीज़ अलग है, क्योंकि ये जो जलाते हैं चीज़ें, ठीक है, जो बर्न करते हैं, ये बहुत लोएस्ट मटेरियल को करते हैं, ठीक है, और उससे उसकी फर्टिलिटी पावर इंक्रीज होती है, ऐसा मानते हैं। झूम खेती क्यों है? झूम का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं मेरे बच्चे। क्लियर? जैसे झूम खेती की अगर हम बात करते हैं, जो स्लैश और बर्न है, ठीक है, जैसे उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिमो में के अंदर इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी, और कोनुको वेनेजुएला के अंदर, और रोको ब्राज़ील में, रोका जो है ब्राज़ील में होता है, मसूले सेंट्रल अफ्रीका में, लदान इंडोनेशिया में, रे वियतनाम में। ठीक है, ये इसके अलग अलग जगह पे नाम है। इससे ये अर्थ पता चलता है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसी खेती नहीं हो रही, पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर ये खेती की जाती है।
अगर इंडिया के अंदर देखें, देखो इंडिया के अंदर अलग अलग राज्य हैं, डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो सबका अपना अपना सिनेरियो है, सब अपने अपने हिसाब से इसको जानते हैं। जैसे कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, बेवार और दाहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में, पोडू और पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पामाडाबी और कोमन कहते हैं और ब्रिंगा कहते हैं उड़ीसा के अंदर, ठीक है। कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट्स में, वलेर और वोल्टेर कहते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल कहते हैं हिमालयन बेल्ट में, और कुरुवा झारखंड में, और झूम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, ठीक है। और बेसिकली हम इसको झूम खेती के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। झूम मतलब झूमना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, यह है इसका मकसद। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं। इंटेंस होता है, क्या होता है? इंटेंस, एकदम इंटेंसिव, ये वाला। इट प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। क्या है? हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ना इस तरीके से मान लो, इसका एग्जांपल देता हूँ। घर में कमाने वाले 2 लोग हैं और खाने वाले 12 लोग हैं। कमाने वाले 2 लोग हैं और खाने वाले 12 लोग हैं, तो बेटा उन 2 लोगों पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि भैया इतना कमाना है कि सबका पेट भर पाए। सेम यहाँ पर जो लैंड का साइज़ है वो छोटा है, लैंड का साइज़ छोटा भी नहीं है। यहाँ पर जो लोगों की डिपेंडेंसी है, जो डेंसिटी है, वो इतनी ज़्यादा है कि जो लैंड है वो सबको फुलफ़िल नहीं कर पाती है, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से फुलफ़िल कर पाती है उनकी फूड ग्रेन नीड्स, यानी उनकी फूड नीड्स, ठीक है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। यील्ड पर हेक्टेयर इज हाई बिकॉज हाई डोजेस बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन इज यूज्ड। जो यील्ड है पर हेक्टेयर के हिसाब से जो खेती है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का, बायोकेमिकल्स, इरिगेशन सिस्टम, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जो साइज़ है लैंड होल्डिंग का, ये स्मॉल होता है और अनइकोनॉमिकल होता है, यानी इतना पैसा आप कमा नहीं सकते। क्यों? ये छोटा सा मान लीजिए खेत है और इसके अंदर कम से कम 10 लोगों को पेट भरना है, तो सीधी बात है इकोनॉमिकल नहीं होगा। और छोटी लैंड होल्डिंग्स होती है, जैसे अगर आप बात करते हैं बंगाल की, जैसे आप बात करते हैं यूपी की, बिहार की। यूपी बिहार के अंदर जो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसका इम्पैक्ट ना पड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है खेत जो होते हैं उसका जो छोटा साइज़ है, ठीक है, ठीक है। जो जोत होती हैं उनके छोटे साइजेस, ये है वहाँ का सबसे बड़ा रीज़न। क्लियर? Farmer takes maximum output from the limited land by raising 2-3 crops in a year from the same land. Example, multiple cropping is practice. आप जानते हैं 9th में आपने एक चीज़ पढ़ी है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? एक ही खेत पे एक से ज़्यादा फसल लगा देना, एक ही खेत पर एक से ज़्यादा फसल लगा देना, ठीक है। या तो वो एक ही साथ लगाना है या फिर एक क्रॉप ईयर में। अब देखो दोनों पॉइंट को समझो। क्रॉप ईयर का मतलब है जहाँ से एक फसल शुरू हो रही है, ठीक है, आप खरीफ से स्टार्ट करें और टिल खरीफ आप वहाँ पर उस ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसल उगा दो, या फिर खरीफ की ही 2 से 3 फसल उगा दो, तो वो भी क्या कहलाता है? मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, बट ऑन द सेम लैंड। एक ही सेम लैंड पे आप क्रॉप उगाते हैं, क्रॉप रेज करते हैं 2 से 3 इन अ ईयर। किसमें? एक ही साल के अंदर। एक ही साल के अंदर आपने अलग अलग तरीके की फसलें उगा दी, जैसे खरीफ के अंदर चावल उगा दिया, रबी के अंदर आपने गेहूँ उगा दिए, जायद के अंदर आपने खरबूजा उगा दिया। तो एक ही साल के अंदर जब आप 2 या अधिक फसलें उगाते हो तो उसको मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है क्योंकि आप हर बार आपके पास हर एक सीज़न में कुछ ना कुछ फसल बन के तैयार है, जिसको आप बेच कर पैसा कमा सकते हो और उसको कंज्यूम भी कर सकते हो मेरे बच्चे। चलिए अब चलते हैं आगे, इसी बात पे आती है कमर्शियल। देखो अभी तक तो हम पेट भर रहे थे, अब क्या करना है? पैसा कमाना है। क्या कमाना है? पैसा कमाना है। अब कमाना है आपको प्रॉफिट, आपको कमाना है आपको प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, पैसा कमाना है। अब आपको पैसा कमाना है तो आप छोटी चीज़ों में तो पैसा कमा नहीं सकता आपको यहाँ से। बात तो सही है, हाँ बात तो सही है, ठीक है, बात तो सही है। मतलब है कि भाई आपको एक बड़े लेवल पर खेती करनी पड़ेगी जहाँ पे प्रोडक्शन हाई हो। जब प्रोडक्शन हाई होगा, सीधी बात है, जब प्रोडक्शन हाई होगा तो आपके पास ज़्यादा सामान होगा जिसको आप बेच कर पैसा कमा सकते हो। ये चीज़ समझ लो। और कमर्शियल फार्मिंग यही है। इसके अंदर जो क्रॉप्स है मेनली ग्रो होती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, यानी बेचने के लिए होती है। इसके अंदर ये नहीं सेल्फ कंजप्शन है कि कंजप्शन, नहीं भैया, बेचो। क्या करो? बेचो जी, हम तो बेचेंगे, फसल बेचेंगे, हमारी मर्जी।
ये प्रैक्टिस हो जाती है एक लार्ज पीस ऑफ लैंड पे, बहुत बड़ी खेत चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। साइंटिफिक एंड कमर्शियल लाइंस यूजिंग मशीन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर मशीन्स यूज होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है यूज़, क्योंकि भैया आपको पैसा कमाना ना, पैसा कमाने से पहले पैसा लगाना पड़ेगा, बिना पैसा लगाए कैसे पैसा कमाएंगे। तो आप पैसा लगाओ, पैसा कैसे लगाओगे, पैसा लगाओगे इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, मैन्योर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रैक्टर यूज होगा, थ्रेशर यूज़ होगा, स्प्रिंकलर, सारा सब कुछ यूज़ कर देंगे हम, ठीक है। देयर इज हाइयर यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स, यहाँ पर हाइयर यूज होते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक है HYV सीड्स, ठीक है, हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनके जो खोखले बीज थे उनको हटाकर अब न्यू सीड्स लाए गए हैं, ताकि आपके हर एक सीड से एक फसल होगी, ठीक है, मतलब हर एक सीड से फसल तो नहीं हो सकती, मतलब कोई भी बीज खाली ना हो, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सिस्टम, द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जो कमर्शलाइजेशन है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करता है, कि वहाँ पर किस तरह की खेती होगी, ठीक है, कितना प्रोडक्शन होगा, कौन सा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है अलग अलग एरियाज पे। जो राइस है कमर्शियल क्रॉप है पंजाब के अंदर, जबकि उड़ीसा के अंदर ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। एक जगह जहाँ पंजाब के अंदर इसको बेचा जा रहा है, जबकि उड़ीसा के अंदर इसको कंज्यूम किया जाता है। तो बेटा ये अलग अलग एरिया की बात है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं और दूसरी स्टेट के अंदर उसको एज अ कमर्शियल क्रॉप देखा जाता है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्लियर। और इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस पूछता है। चलिए अब आता है सीजन्स ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे पास 3 सीजन होते हैं एग्रीकल्चर के, एक है रबी, एक है खरीफ, एक है जायद, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। चलिए रबी की अगर हम बात करते हैं, ये है विंटर क्रॉप्स। क्या है? विंटर क्रॉप्स, यानी सर्दियों में मिलने वाली हमारी फसलें, ठीक है। चलिए ये विंटर यानी अक्टूबर से दिसंबर के अंदर बोई दी जाती है, ठीक है। अप्रैल से जून के टाइम पे इनकी कटाई हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इसके अंदर वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, ग्राम, ठीक है। आपने सुना होगा, ठीक है, आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर मटर खिलाई जाती है, सरसों का साग बनता है। तो सेम याद रखना रबी, ठीक है, रबी यानी रबी, वैसे तो रबी है, रबी से रवि बनाए, रवि यानी सूरज, जिसके अंदर सूरज ना निकले, ठीक है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये वाली कहावत ध्यान रखना, क्लियर। और ये सर्दियों की फसलें हैं जो होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपकी खरीफ क्रॉप्स। खरीफ र र र री 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 से राइस याद रखना। अब आप कहोगे सर री से राइस याद करें क्या हो जाएगा? री से राइस का मतलब क्या होता है? राइस को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, चावल को उगने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सीधी बात है बेटा, ये रेनी सीजन की क्रॉप है, सोन है कि इसकी बुआई जो होती है वो ऑनसेट ऑफ मानसून जून से जुलाई, यानी जब मानसून आता है तब इसकी बुआई की जाती है, ठीक है। सावन आया है, जब सावन आता है मेरी आम, तो चावल की बुआई की जाती है, यानी खरीफ की बुआई होती है, बुआई होती है, ठीक है। खरीफ की बुआई होती है। हार्वेस्टेड, कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर, यानी जब इसकी कटाई होगी तभी इसकी बुआई स्टार्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है राइस, मेज, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, तुअर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। ये क्या है आपकी? ये खरीफ क्रॉप्स है। क्या है आपकी? खरीफ क्रॉप्स है। अब देखो जायद क्रॉप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, क्योंकि इनको इनसे कोई मतलब ही नहीं होता, ये अलग होती हैं, ये 2-3 महीने के गैप में होती हैं, तभी बोई जाती हैं, तभी उगा ली जाती हैं, ठीक है, तभी काट भी ली जाती है, तभी खा भी ली जाती हैं, तभी के तभी खत्म हो जाती हैं। इनकी खास बात यह है, जितनी ज़्यादा समर होगी, मतलब जितना ज़्यादा हीट होगी, ये फसल उतनी ही बेहतरीन है। जहाँ बारिश हुई फसल बर्बाद, जहाँ बारिश हुई फसल बर्बाद, ठीक है। जैसे जो जायद क्रॉप होती है बेटा, ये समर मंथ्स में उगाई जाती है, मेनली कहाँ? मार्च से अप्रैल के से जून जुलाई के अंदर ही बुआई होती है और कटाई हुई होती है। इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, ये सब आते हैं। आप खीरा, ककड़ी, ठीक है, तरबूज, खरबूज आपने खाया होगा, आपको हाँ सर, अरे सर क्या बात कर रही, खाते रहते। तो बेटा उसके अंदर जब भी आपने देखा होगा, उसके अंदर वाटर बहुत सारा होता है, पानी बहुत सारा होता है। तो इस फसल की खास बात है, जब तक धूप बहुत तेज़ होती है, क्या करती है? पानी लेती है और अपने अंदर एकदम स्टोर करके बैठ जाती है। मैं कहीं भी रिलीज नहीं करूँगी क्योंकि बारिश नहीं हो रही। जैसे ही बारिश होती है ये अपने अंदर का वाटर रिलीज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी तो मिल गया, ठीक है। सेम वही बात है, जब तक सैलरी नहीं आती तो सारे ऐसे बैठे रहते हैं, पैसा खर्च नहीं करूँगा। जैसी सैलरी इधर से क्रेडिट हुई, इधर से सारे अंबानी हाँ जी, तो पार्टी है से। अब आपने बहुत बार सुना होगा अपनी दादी से, अपने पिताजी से, अपनी माता जी से,
कि बारिश हो गई है, अब खरबूजा खराब हो जाएगा, अब मीठे नहीं आएंगे, क्यों? अब वाटर रिलीज हो जाएगा उसका और वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जितनी ज़्यादा धूप उतनी अच्छी ये फसल होती है हमारे पास। क्लियर? ये है 3 फसलें, यानी हमारे पास जो 3 सीजन है क्रॉप्स के। अब मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? मेजर क्रॉप्स को हम 3 क्रॉप्स में बांटते हैं बेटा, ठीक है। एक है फूड क्रॉप्स, जो खाने वाली फसलें होती हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। इसको हम ए करते हैं, नहीं खाते हैं। कैश क्रॉप्स होती हैं, जो नकदी फसलें होती हैं, इनको मैक्सिमम बेचा ही जाता है, जो उगाई ही बेचने के लिए जाती हैं, जैसे टी, रबर, कॉफ़ी, जूट, कॉटन। क्लियर? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं वो होती है फ्रूट्स, फ्लावर और वेजिटेबल, सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये आपकी आती हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर मेरे बच्चे। चलिए अब आती है मेजर क्रॉप्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस, और इस मैक्सिमम पॉइंट्स के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर अप है, और ये अगर आपने टेबल ढंग से कर ली तो आपका 90% चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसके अंदर से कुछ फसलें, ठीक है, कुछ फसलें तो अच्छी खासी लग रही हैं। बेटा देखो, जो आपका मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है राइस और वीट से, ठीक है। उसके बाद आती है शुगर केन, टी और कॉटन, ठीक है। फिर आती है जूट, उसके बाद आती है मेज, यानी ये इस तरीके से चलता है। यानी मेन है आपके पास राइस और वीट, राइस और वीट। अब क्वेश्चन क्या आएगा ये सुन लो, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर सोइंग ऑफ राइस, कि भैया राइस को उगाने के लिए आप क्लाइमेटिक कंडीशन बता दो, या फिर वीट को बता दो, या फिर राइस और कॉटन को कंपेयर कर लो, राइस और जूट को कंपेयर कर लो। आप हो गए घबराने की बात नहीं, फेफड़ों को मत सुखाना, सुन लो। अब ये देखो, यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में 5 पॉइंट चाहिए होता है। हम यहाँ से सारे के सारे 5 पॉइंट क्लियर करेंगे, चारों 5 पॉइंट क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहली बात पे आते हैं, राइस, चावल। चावल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के अंदर, क्योंकि भैया ये कौन सी फसल है? आप जानते हैं ये है खरीफ की फसल, ठीक है। हार्वेस्टिंग कब होती है? सितंबर से अक्टूबर के दौरान होती है। यस सर। टेम्परेचर इसको चाहिए 25 डिग्री से अबव, 25 डिग्री से अबव। रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी 100 से अधिक सेंटीमीटर की बारिश चाहिए, ठीक है। प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब। आप कहेंगे हाँ सर, कम से कम 4 से 5, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। आपके पास 5 पॉइंट तैयार हैं अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो। आपके पास 5 पॉइंट तैयार है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 पॉइंट लिख दो, बात खत्म। काहे टेंशन ले रहे हो भाई, काहे टेंशन ले रहे हो, काहे टेंशन ले रहे हो? अब इसके अंदर एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैक्सिमम जो ये फसलें होती हैं ये कहाँ होती है? एल्यूवियल सॉइल में होती हैं। कहाँ होती हैं? एल्यूवियल सॉइल में। कहाँ पर होती है बेटा? एल्यूवियल सॉइल के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना, एल्यूवियल सॉइल के अंदर होती हैं। आप राइस में ये लिख सकते हैं वी नीड लॉट्स ऑफ वाटर, कि भैया इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको जब बारिश आती है तब उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है वीट। वीट यानी गेहूँ। गेहूँ को कहाँ बुआई होती है, कब होती है? नवंबर से दिसंबर के दौरान होती है, क्योंकि ये रबी की फसल है, ठीक है। अप्रैल से मई के अंदर इसको काट लिया जाता है, ठीक है। 21 से 24 डिग्री के समान तापमान चाहिए, क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम होता है, ठीक है। बारिश चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। आप जानते हैं सर्दियों के अंदर इतनी बारिश नहीं आती। मेन कहाँ उगाई जाती है? ईस्टर्न पंजाब में, हरियाणा में, यूपी और बिहार में जो गेहूँ है वो यहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है। बेसिकली 2 ही फसलें हैं जो मेनली पूछी जाती हैं आपसे, तो आप अगर इसके अंदर ये जानना चाहते हैं, ठीक है, जो बेसिक सॉइल है इसके अंदर एल्यूवियल सॉइल की नीड होती है, तो कोई गलत नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा मेज। मेज यानी भुट्टा, यानी मक्का। जून जुलाई में बोया जाता है, आप जानते हैं। यानी जून जुलाई आ गया तो बेटा क्या होगा? जून जुलाई आते ही सर ये खरीफ की फसल हो जाएगी, ये खरीफ की फसल है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये खरीफ की फसल, इट इज़ अ खरीफ फसल, ये भी खरीफ है आपकी, ठीक है। ये आपकी रबी फसल है, ठीक है। यानी आपको मैं कम से कम 6 से 7 पॉइंट ये बता रहा हूँ कि अगर कभी भी ये आंसर आ जाए या क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाए तो आप कहीं भी फंसे ना, आपके पास आराम से 6 से 7 पॉइंट हो आपको क्लियर करने के लिए। क्लियर? चलिए, हार्वेस्टिंग का वैसे की बेटा सितंबर से अक्टूबर के दौरान है हार्वेस्टिंग। टेम्परेचर है 21 से 27 डिग्री आपको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता है। कर्नाटक, यूपी और बिहार, ये 3 स्टेट के अंदर आपको ये मिलती है, यानी इसकी बुआई होती है। नेक्स्ट है बेटा शुगर केन यानी गन्ना, ठीक है। गन्ना एक ऐसी फसल है बेटा जो थ्रू आउट अ ईयर होती है, यानी एक पूरा साल लेती है। वो क्या लेती है? एक पूरा साल लेती है।
जनवरी से मार्च में इसकी बुआई होती है, दिसंबर से मार्च में इसकी कटाई होती है। आप देखेंगे पूरा साल ले गया। ये इसकी एक खास बात है, ठीक है, कि भैया इट टुक होल ईयर, ठीक है, इट टुक होल ईयर। ठीक है, इट टुक होल ईयर। क्लियर। अब 21 से 27 इसका टेम्परेचर है। बारिश है 75 से 100 सेंटीमीटर की। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर इसको उगाया जाता है। शुगर केन की मैक्सिमम जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी यूपी के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। तो इसके अंदर आप यूपी भी जोड़ सकते हैं। चलिए, अब आती है टी यानी चाय। बोलो चाय, बोलो चाय चाय चाय। चाय है अप्रैल, जून या अक्टूबर, दिसंबर, अलग अलग तरीके से इसको बोया जाता है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, हर 7 से 12 दिन के अंदर इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। आप कहीं सर हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उगाया कैसे जाता है बेटा? क्योंकि जो टी की हार्वेस्टिंग होती है, जो हार्वेस्ट होती है ये उसके पूरे पौधे को नहीं निकालते, बस उसकी पत्तियों को तोड़ते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर 21 से 29 डिग्री चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। ठीक है, इतनी बारिश और ये टेम्परेचर आपको असम और वेस्ट बंगाल के पास ही मिल सकता। क्लियर, ये इसकी क्वालिटी। नेक्स्ट है कॉटन। डिफर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोई जाती है, तो काटी भी अलग तरीके से ही जाएगी। क्लियर। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, 50 से 120 सेंटीमीटर आपको बारिश चाहिए। क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये स्टेट्स हैं जो आपको यूज़ मतलब जो इसका प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है जूट। जूट कब बुआई होती है इसकी बेटा? फरवरी। ठीक है, इन फरवरी ऑन लोलैंड्स एंड मार्च में इन अपलैंड्स। जो निचला इलाका है वहाँ पर ये फरवरी के अंदर होता है और मार्च के अंदर अपलैंड्स में किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्ट कब किया जाता है? जुलाई से अक्टूबर के दौरान। ठीक है, 25 डिग्री से अबव का टेम्परेचर आपको चाहिए। 160 से 200 सेंटीमीटर की आपको बारिश चाहिए। वेस्ट बंगाल, असम और बिहार के अंदर ये मेन प्रोड्यूसिंग के स्टेट्स हैं मेरे बच्चे। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप इस टेबल को क्लियर करेंगे तो आपको मैक्सिमम आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपने पूरे के पूरे जो मैक्सिमम जो मेन क्रॉप्स थी, मेजर क्रॉप्स थी, वो पढ़ ली, उनके मैक्सिमम पॉइंट्स पढ़ लिए। क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं फार्मिंग प्रोसेस कैसा होता है। फार्मिंग प्रोसेस कैसा है? देखिए फार्मिंग प्रोसेस कैसे चलता है। सबसे पहले होती है प्लफिंग। क्या होती है बेटा? प्लफिंग। प्लफिंग का मतलब क्या है बच्चा? प्लफिंग का मतलब है कि भैया उसके अंदर जुताई होगी, यानी खेत को जोता जाएगा। ठीक है, उसको हल्का किया जाएगा, बेसिकली मिट्टी को हल्का किया जाता है। क्लियर। दूसरा है फिर उसकी क्या होगी? बुआई होगी। ठीक है, उसके अंदर बीज बोए जाएंगे। फिर होगी उसके अंदर इरिगेशन, यानी उसके अंदर पानी डाला जाएगा। पानी के बाद होती है निराई। निराई का मतलब है जो आसपास की चीज़ें हुई हैं उसको निकाला जाता है। फिर उसके अंदर मैन्योर डाला जाता है, खाद डाली जाती है। फिर उसके अंदर कीटनाशक छिड़के जाते हैं। ठीक है, फिर उसको हार्वेस्ट कर लिया जाते हैं, कटाई कर ली जाती है। कटाई के बाद उसकी दलाई होती है, यानी भैया थ्रेशिंग होती है। ठीक है, यानी पटक पटक के उसके अंदर से दाने बाहर किए जाते हैं मेरे बच्चे। क्लियर। और लास्ट में है ग्रेन्स, जो आपको दाने मिलते हैं खाने के। तो ये है पूरा फार्मिंग प्रोसेस, किस तरीके से फार्मिंग प्रोसेस काम करता है। क्लियर। अब आता है प्रॉब्लम्स क्या है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की और इनको दूर कैसे किया जाएगा। यही मेन है जो आपको पूरे चैप्टर के अंदर दिया गया है। ठीक है, आपका या तो क्रॉप सिस्टम से क्वेश्चन आएगा या यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस में बनेगा आपका। क्लियर। प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले है डिपेंडेंस ऑन इरेक्टिक मानसून। देखो हमारी जो डिपेंडेंसी है पूरे इंडिया की, ठीक है, पूरे इंडिया के जो एग्रीकल्चर की जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? वो है आपकी डिपेंडेंसी ऑन मानसून। डिपेंडेंसी ऑन मानसून। अगर हम बात करते हैं मानसून की, ठीक है, मानसून से कैसे, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा है आपकी बुक के अंदर, ठीक है, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के अंदर लेंचो क्या कह रहा है भगवान से कि भगवान बारिश दे दो, बारिश दे दे भगवान, मजा आ जाएगा भगवान, बारिश दे दे भगवान, मजा आ जाएगा भगवान, ये वो कह रहा है। ठीक है, यानी वो भी किस पे डिपेंडेंट है? मानसून पे। आप पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से सिर्फ नदियों पर, नहरों पर, कैनाल्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको बारिश चाहिए ही चाहिए, आप ये मानिए। तो हम क्या है, हम शुरू से ही बारिश पे निर्भर है। बारिश अगर अच्छी आ गई तो फसल अच्छी होगी, नहीं आई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, ज़्यादा आ गई तो बर्बाद हो जाएगी। लेंचो के साथ भी तो यही होता है। तो सेम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया हम आज भी मानसून के ऊपर निर्भर है और हमें मानसून से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा आजकल इरिगेशन सिस्टम, कैनाल सिस्टम,
ठीक है, बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो पानी की जो सप्लाई है वो हर जगह इक्वल पहुंचे और हर एक व्यक्ति खेती कर सके, हर एक व्यक्ति खेती कर सके। क्लियर। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत लो है। इसका मेन रीजन है, ठीक है, जो स्मॉल जो फार्म साइज है वो तो है, ठीक है। हमारे यहाँ पर आज भी मैन्योर्स का यूज़ किया जा रहा है, गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर आज भी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी हम साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग साइंटिफिक मेथड। अगर आप कहेंगे सर साइंटिफिक मेथड मतलब, बेटा गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं किसानों के लिए। जैसे आप अपनी जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, उसको लेके रहिए, लैब में टेस्ट कराइए, आपको पता चल जाएगा आपकी मिट्टी में मिनरल्स कितने हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिकली ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या पता चल जाएगा, आपको उसका मॉइस्चर पता चल जाएगा कि आपको कितने पानी की आवश्यकता है, ठीक है, आपको कितना फर्टिलाइजर यूज़ करना है, कितना आपको यूरिया डालना है, ये सब पता चल जाएगा। और कौन सी खेती इसके अंदर बेस्ट हो सकती है ये भी पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें दूसरे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और वो पता करते हैं, और इसी वजह से आपने बहुत बार इंटरव्यूज सुने होंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि एक किसान ने की लाखों की खेती। वो कैसे कर पाते हैं? वो इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करके कर पाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हर कोई फॉलो नहीं करता। दैट्स वाई हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि आज भी बहुत जगह पर ह्यूमन लेबर ही यूज़ हो रही है। क्लियर। चलिए, लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। हम कमर्शलाइज नहीं हुए हैं। आज भी हमारे पास जो मेन सोर्स है, जो हम एग्रीकल्चर को चाहते हैं, हम एग्रीकल्चर के लिए चाहते हैं कि यार सेल्फ कंजप्शन के लिए हमारा पेट भर जाए, और क्या चाहिए, क्या हम बनेंगे बिजनेसमैन नहीं बनना हमें यार पेट भर जाए, घर में खाना खा ले, और क्या चाहिए, क्यों राम खिलावन भैया, और कछ नहीं चाहिए हमें। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें जो किसान है उनको मार्केट रेडी करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में सामान बेच सकें। देखो क्या होता है, मैं आपको बहुत मतलब अगर देखो एक चीज़ होती है एमएसपी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एमएसपी होती है मिनिमम सेलिंग प्राइस, कि आपको न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य कहते हैं, इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, सॉरी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है? पहले क्या था, किसान गया मंडी के अंदर, ठीक है, उसने देखा कि भैया ए है, बी है, सी है, डी है। अब ये किसान अपना गेहूं लेके गया है, ये इसके पास जाता है, ये अपने गेहूं की टेस्टिंग कराता है, तो ये कहता भैया मैं ऐसा तुमसे खरीदेंगे 10 रुपये किलो का। ये कहता है 10 रुपये किलो, कहता अरे भैया बहुत कम, ठीक है, अरे बहुत कम है। तो कहता ठीक है भैया, जहाँ से बेचना बेच लो। अब क्या ये सारे ना मिले होते हैं, सारे क्या होता है, मिले होते हैं। ये 10 कह रहा है, ये यहाँ पे जाएगा, ये 8 कहेगा, ये कहेगा 8, वो तो 10 दे रहा था, वो सोचता चलो आगे चलते हैं, ये कहेगा मैं दूंगा जी 7, ठीक है, फिर आगे जाएगा, ये कहेगा मैं दूंगा जी 6 रुपये किलो, देना हो तो दो वरना मत दो। तो ये दादागिरी चल रही है। क्यों? किसान कहता है यार मेरी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग है वो ही 12 रुपये आई है, मैं 10 रुपये में कैसे बेचूं? लेकिन भैया क्या होता है, जैसे ही वापस जाता है कहता मैं 10 में नहीं 8.5 में या 9 में खरीदूंगा, क्योंकि भैया तूने मेरा टाइम वेस्ट करा है, और बस दप्पा हो जाता। अब उसको 9 रुपये में बेचना पड़ेगा, नुकसान झेलते हो। इन सब सारी चीज़ों को रोकने के लिए एमएसपी को लाया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लाया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया कि सरकार ने हर एक खेती की, हर एक चीज़ की, हर एक एग्रीकल्चर क्रॉप की एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिए कि आपको इससे नीचे आप उससे खरीद नहीं सकते। जैसे मान लीजिए गेहूं का सरकार ने डिसाइड कर दिया कि भाई 14 रुपये किलो आपको गेहूं खरीदने, इससे कम में आप खरीद नहीं सकते। ये सिर्फ इमेजिनरी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, आपको 14 रुपये में खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, 14 रुपये से आप कम नहीं दे सकते, ठीक है, वरना सरकार खरीद ले। तो भैया ये तो नुकसान हो गया। अब ये लोग सही लाइन पे आ गए, अब इन्होंने 14 कहा, तो ये हो सकता है कि सारे ही 14 कहें कि हमें 14 रुपये में खरीदना है, लेकिन यहाँ पर किसान को थोड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि उसको 12 रुपये लगे थे, उसको 2 रुपये बेनिफिट में मिल रहा है। क्लियर? ये है इसका मेन मकसद। तो हमें कमर्शलाइज करना पड़ेगा किसानों को, किसानों से कहना पड़ेगा कि आप इन्हें क्यों बेच रहे हो, आप डायरेक्ट फैक्ट्री से कोऑर्डिनेट करो, आप फैक्ट्री को सामान भेजो, ठीक है, आप डायरेक्ट मार्केट में उतरो, आपकी चीज़ है, आप बताएं प्राइस क्या होगा, ये लोग क्यों बताएंगे प्राइस। क्लियर? स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। हमारे यहाँ पर जो खेतों के जो साइज़ हैं वो बहुत छोटे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान के देखिए ये एक खेत है,
ठीक है, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से खेत बटे होंगे, कुछ इस तरीके से खेत बटे होंगे, ठीक है। ए का खेत एक ये रहा, एक ये रहा, बी का खेत एक ये रहा, एक ये रहा, सी का खेत ये रहा, फिर ये रहा, डी का खेत ये रहा, ये रहा। तो बेटा ये अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं और बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप प्रॉपर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे बच्चे। क्लियर? तो ये है सारी प्रॉब्लम। इन सारी प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट के सामने सारी प्रॉब्लम्स आई, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिजॉल्व करे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, बहुत सारी चीज़ों को समझा, देखा, जाना और उसको ख़त्म किया, ठीक है। उनके कौन कौन से स्टेप्स से आइए चलो देखते हैं बच्चा। सबसे पहली बात है कलेक्टिविज्म एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स टू मेक देम इकोनॉमिकली वायबल। क्या हुआ, हमने कहा कि भाई सारे मिलके एक ज़मीन को टुकड़ा जो है वो आप अपने नाम कर लो। मतलब जो ज़मीन है जो अभी तक इस तरीके से बटी हुई है छोटे छोटे साइजेस के अंदर, ठीक है, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आप सब एक साथ मिल जाए, एक साथ इस लैंड होल्डिंग पे काम करें, जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपस में बांट लें। कलेक्टिविज्म, सामूहिकीकरण, ठीक है, सामूहिकीकरण, ठीक है। आपको याद होगा, ठीक है, स्टालिन, ठीक है, स्टालिन ने कलेक्टिविज्म का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और कौल खोज कहते थे उस खेती को जो की जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। सेम ये चीज़ कहेगी भैया ऐसा हो, कलेक्टिविज्म हो, सब आपस में मिलकर काम करो, ठीक है। खेत का साइज इससे क्या होगा, अब मान के देखो इस तरीके से बटा हुआ है, लेकिन अगर अब इस तरीके से इसकी सारी बाउंड्रीज हटा दी जाएं तो आप कहेंगे हाँ सर अब तो खेत बड़ा सा लग रहा है। अब यहाँ पर खेती करें, आप सबके सब आप यहाँ पर खेती करें और जो भी बेनिफिट होगा वो आपस में बांट लें। अब इससे फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये आप ज़मीन का आकार बढ़ गया है, आकार तो नहीं बढ़ा बट जो बाउंड्रीज हैं वो मिल गई हैं और एक साथ आप इस पर ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं, मशीनरीज यूज़ कर सकते हैं, अब महंगा नहीं पड़ेगा। नुकसान क्या है, ठीक है, जिसके पास छोटा खेत था अब उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना जिसका बड़ा खेत था, ये भी एक प्रॉब्लम है इसकी। चलिए दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति स्टार्ट कर दी। हरित क्रांति का जो मेन इम्पैक्ट था वो था टेक्नोलॉजी को लेकर आना और बेसिकली किसके अंदर राइस और वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, राइस और वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना थ्रू वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स, जिसके अंदर HYV सीड्स थे, ठीक है, फर्टिलाइजर थे, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना था, इरिगेशन सिस्टम को अलग अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग किया, कैनाल सिस्टम लाए गए, स्प्रिंकलर्स लाए गए, अलग अलग चीज़ें इसके अंदर स्टैब्लिश की गई मेरे बच्चे, ठीक है। और वाइट रेवोल्यूशन जो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए की गई, ये भी किया गया, ठीक है, वर्गीस कुरियन, ठीक है। कॉर्पोरेशन विद फार्मर्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, ठीक है। और कॉर्पोरेशन जो फार्मर्स के साथ जो कॉर्पोरेशन था वो बनाया गया, कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश किया गया, भैया आपको क्या चाहिए, आपकी क्या नीड है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ज़मींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। ज़मींदारी सिस्टम का सीधा अर्थ है कि भैया ज़मींदार हूँ मैं, ठीक है, मेरे पास सारी ज़मीन है, मेरे लिए सारे काम कर रहे हैं, सब किराए पे काम कर रहे हैं, तो इसको खत्म किया गया। भैया सबका अधिकार है और सभी को वो चीज़ें यूज़ करनी है, सबका जो नेचर है, जो रिसोर्सेज है, सबका एक वही उस पर राइट है। नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस किया गया, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो नेचुरल कैलेमिटीज से अगर अपनी फसल बर्बाद हो जाती है, जो खराब हो जाती है, उसका मुआवजा उनको मिल पाए। जैसे लैंचो का चैप्टर इसलिए बता रहा हूँ कि लैंचो के अंदर खेती का इम्पैक्ट था और उसके अंदर ये हुआ कि ओले पड़े और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अगर लैंचो भाई साहब का इंश्योरेंस हुआ होता तो उसको उतना दुख नहीं होता, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी से पैसा मिल जाता, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड होता। ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर और डिजीज, अगर ये कुछ भी होता है तो उनको उनका मुआवजा मिलता है, उनकी फसल का उनको मुआवजा मिलता है, ये गवर्नमेंट ने किया। इसके अलावा ग्रामीण बैंक्स बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई। ग्रामीण बैंक वह बैंक है जहाँ पर किसानों को सस्ते इंटरेस्ट पे यानी बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर आपको उधार मिल जाता है। क्या मिल जाता है, लोन सैंक्शंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लोन सैंक्शंस हो जाते हैं। क्लियर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब क्या है कि भाई साहब जो छोटे छोटे किसान थे वो आपस में मिल गए, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। ये भी सस्ते दामों पर जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा रहा है, लोन उपलब्ध करा रहा है, या फिर जो उनकी नीड है उसके हिसाब से उनको पैसा दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ चलिए किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके अंदर एक लिमिट होती है, आई थिंक 2 या 3 लाख की लिमिट है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। आप खेती का सामान खरीदें, ठीक है, क्रेडिट का मतलब है आप उधारी पे सामान ले आए, जब आपकी फसल बिकेगी तब आप पैसा रीपे कर सकते हैं।
ये किसान क्रेडिट कार्ड कहता है कि आप 2 या 3 लाख तक की खेती, मतलब आप अपनी 3 लाख तक की शॉपिंग कीजिए। शॉपिंग का मतलब यहाँ पर पेस्टिसाइड्स लाइए, यूरिया लाइए, बीज लाइए, जो आपका यूज़ करना है। जब आपकी खेती हो जाए, जब आपका प्रोडक्शन हो जाए, जब आपका हार्वेस्टिंग हो जाए, जब फसल बिक जाए, क्योंकि आप जानते हैं अराउंड 6 मंथ लगते हैं, ठीक है, किसी भी फसल को उगने से लेकर सो से लेकर, ठीक है, आपके हार्वेस्टिंग तक, हार्वेस्टिंग या फिर उसकी सेलिंग तक। तो भैया 6 मंथ के पीरियड तक आप उसको लोन देते हैं। क्लियर। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम 23 चलाई गई, ठीक है, क्या कोई भी हादसा होता है तो पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाई जाती हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसी न्यूज़ आती हैं, आज के तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, अगले 2 दिन तक धूप खिली रहेगी, बारिश आने के आसार बहुत कम हैं। तो भैया जो न्यूज़ चैनल चलाया गया जैसे डीडी किसान है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए चलाई गई ताकि जो किसान है उनको पता लग सके कब बारिश है, ठीक है, कब धूप निकली हुई है। मान के देखते हैं, इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल बताता हूँ। पहले नहीं पता होता था बारिश कब आएगी, ठीक है, पता चलता था आज कह रहे हैं आज बारिश आने के कोई भी आसार नहीं है, तो आज ही बारिश आ जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा हो गया, जैसे मान के देखिए मुझे पता चल गया, मैं किसान हूँ, मेरी फसल खड़ी हुई है, खड़ी हुई मतलब कटने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि भैया आज लेबर नहीं मिली तो उसको मैं कल कटवा लूँगा, या फिर आराम से 4 लेबर लगा दी कि आराम से काट लो। लेकिन मुझे पता चला कि भाई परसों बारिश है, परसों बारिश आ सकती है, तो भाई मैं क्या करूँगा, अब मैं तेज़ी से काम करवाऊँगा ताकि मेरी पूरी फसल कट जाए और उसको अच्छी अच्छी जगह पर मैं स्टोर कर पाऊँ ताकि वो मेरी फसल बर्बाद ना हो। अगर मुझे पता ना होता कि भैया परसों बारिश है, कल बारिश है, तो मैं आराम से आराम करते रहो यार, बारिश आती मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाती। जैसे आप जानते हैं कॉटन, आप जानते हैं कॉटन की खेती के साथ कॉटन कहाँ होती है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की एक खास बात है कि अगर ये ड्राई है तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, और अगर ये वेट है तो ये स्टिकी नेचर बन जाती है। कैसी हो जाती है, स्टिक, चिपचिपी हो जाती है। क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो यहाँ सर बात तो आपकी सही है, तो सही है ये। तो बेटा मान के देखिए पहली बारिश आ गई, मैंने कहा पहली बारिश आ गई है, चलो काम करना चालू कर देते हैं। मैंने कहा पहली बारिश आई है, कल हम खेती कर लेंगे। लेकिन शाम को पता चला दूसरी बारिश भी आ गई, मतलब पहली बारिश आई सुबह, वो सूख भी नहीं पाता और ज़्यादा बारिश आ गई तो पूरी फसल तो काम ही नहीं कर पाऊँगा मैं। ये भी नुकसान है, ये भी क्या है, नुकसान है। तो इसको भी ठीक किया गया, इसी वजह से प्रोग्राम चलाए गए, रेडियो चलाए गए, ठीक है, बहुत जगह हुए तो स्कूल और कॉलेजेस भी हो गए, एग्रीकल्चर कॉलेजेस बनाए गए जहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया। अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, रेम्यूनरेटिव और प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, कि भैया इनको बेसिक एमिनिटीज़ दी गई, बेसिक प्राइस दिए गए ताकि जो किसानों का जो शोषण हो वो बिल्कुल ख़त्म हो पाए, उनके साथ ज़्यादती ना हो पाए, उनको उनकी जो लागत है वो पैसा मिल पाए और थोड़ा बेनिफिट भी हो पाए। क्लियर। इन सब से हमने किसान को मार्केट रेडी कर दिया। क्लियर। तो क्लास, हाँ, अब हमारे पास है एक जो लास्ट और मेन टॉपिक जो बचता है इस चैप्टर का, वो है भूदान और ग्रामदान योजना। आपने पैराग्राफ में पढ़ा होगा भूदान और ग्रामदान योजना, ठीक है। तो भूदान ग्रामदान जो मूवमेंट है, एक लैंड गिफ्ट मूवमेंट है जो वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म्स है, कि भैया आप अपनी मर्जी से अपनी लैंड को दे दो किसी को, आपका मन है, आपका फेफड़े हैं, आपकी ज़मीन है, आपका देना का मन है तो दे दीजिए जनाब, ठीक है। और ये स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जी द्वारा, ठीक है, जो स्पिरिचुअल हायर थे महात्मा गांधी जी के 1951 के अंदर, ठीक है। विनोबा भावे ने एक पदयात्रा करी और पूरे देश में घूमे और ये कहा कि जिसके पास भी नीड से ज़्यादा चीज़ें हैं, नीड से ज़्यादा चीज़ें हैं, वो वॉलंटरी अपनी जो ज़मीन है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे ग्राम में बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन थी, बहुत लोग तो ऐसे थे जिनके पास पूरे के पूरे गाँव उनके थे, तो उन ज़मीनों को, उन गाँवों को आप लोगों को दान दे दें, ठीक है। ही कन्विंस पीपल टू थिंक टुवर्ड्स द रिफॉर्म टू पुअर एंड लैंडलेस विलेजेस, ठीक है, कि भैया जो लैंडलेस विलेजर्स थे, जो एग्रीकल्चरल लैंडलेस बाउंडेड लेबर थे, उनको ज़मीन दे दो। क्यों आप इतनी ज़मीन का करोगे क्या यार, सीधी बात है, आपको जितनी नीड आप उतना रखें, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको दान दे दें। और बहुत सारे एफर्ट्स के बाद विनोबा भावे ने भूदान ग्रामदान मूवमेंट स्टार्ट किया और श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 एकड़ की जो लैंड थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी 80 लैंडलेस फार्मर के अंदर, यानी 1-1 एकड़ लैंड हर किसान को दे दी।
और इसी को हम भूदान के नाम से जानते हैं। और सम जमींदार्स एंड लैंड ओनर्स डिस्ट्रीब्यूट, कुछ लैंडलेस लेबर्स को पुअर विलेजेस दान देते चले गए, लैंड सीलिंग, और इसी को हम कहते हैं ग्राम दान। क्या कहते हैं? ग्राम दान। ग्राम दान का मतलब है गाँव का दान देना, भूदान का मतलब है अपनी ज़मीन का दान देना, अपनी ज़मीन का दान देना, ठीक है। इसी वजह से जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट है ये इनिशिएट किया गया भुनोवा द्वारा, और इसी को हम कहते हैं ब्लड लेस रेवोल्यूशन। इसी को ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी बिना खून की क्रांति। और इसने बहुत चीज़ें बदल दी, क्योंकि जो आज अभी तक लोग छोटे छोटे खेतों में काम कर रहे थे उनको एक बड़ा खेत मिल गया और वो अच्छे से काम कर पाए मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए अब आता है क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन है आपका, कंपेयर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विद दैट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ठीक है, कंपेयर करना है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विद कमर्शियल फार्मिंग। आप जानते हैं इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग के बीच में जो डिफरेंस है। जैसे बात करते हैं, देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का के अंदर जो टाइप की फार्मिंग है, प्रोडक्शन है मेनली फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये किसके लिए होता है? सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद के, हम खुद का पेट भरेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे, हमें मतलब नहीं। लेकिन कमर्शियल के अंदर ये कमर्शियल पर्पस यानी बेचने के पर्पस से इसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे बच्चे। क्लियर? ये प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन, कैसी पॉपुलेशन है? हाई पॉपुलेशन, जहाँ पर कैसे बच्चे मेरे हाई पॉपुलेशन है, ठीक है, और प्रेशर ऑन लैंड, ठीक है, और लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। क्लियर? लेकिन ये प्रैक्टिस की जाती है लार्ज पीस ऑफ लैंड पे, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है, और आराम से काम होता है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड होते हैं, यहाँ पर थ्रेशर होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, सब कुछ यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि पैसा कमाना है ना, पैसा लगाओगे तो पैसा कमाओगे भाई मेरे। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, इसके अंदर मशीन्स का यूज़ होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यानी लेबर बहुत कम चाहिए, आप मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके अंदर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बायोकेमिकल इनपुट्स डाले जाते हैं ताकि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए, आपका पेट ज़्यादा भर पाए, क्योंकि एक छोटे से खेत पे जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, वो बहुत ज़्यादा लोगों की है। लेकिन यहाँ पर मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स यूज़ करते हैं, जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरीगेशन, ये ऑब्टेन की जाती है ताकि हाई यील्ड हो सके, यानी यहाँ पर ही आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ का जो प्रोडक्शन है उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हमें चीज़ों को बेचना है। यहाँ पर है कि भैया हम अपने घर का पेट भर सकें। क्लियर? चलिए, फार्मर्स टेक्स मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, वो मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं, 2 से 3 क्रॉप्स एक साल के अंदर उगाते हैं, मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती है, एक ही खेत में 3-3 तरह की फसलें उग रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिग्री कमर्शलाइजेशन का ये वेरी करती है एक रीजन से अलग रीजन पे। एक जगह पर जो खेती है, ठीक है, जैसे चावल है, वो एक जगह कमर्शियल क्रॉप है पंजाब के अंदर, वहीं उड़ीसा के अंदर वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर एक ही यानी सिंगल क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप सिंगल क्रॉप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि उसका प्रोडक्शन हाई हो। जब प्रोडक्शन हाई होगा तो हम उसको बेचकर ज़्यादा पैसा कमा लेंगे ऑटोमेटिकली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। इसका आंसर तो प्लांटेशन फार्मिंग था, यानी प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में हमें डिस्कस करना है और कुछ पॉइंट बताने हैं मेरे बच्चे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्री फार्मिंग। ये कैसी है? एक कमर्शियल फार्मिंग है। कैसी है? एक कमर्शियल फार्मिंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, कैसे एक सिंगल टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती है, एक लार्ज एरिया पे, एक बहुत बड़े इलाके पे प्लांट उगाई जाती है। इसको हम हिंदी में रोपण कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण कृषि। प्लांटेशन इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज एस्टेट्स यूजिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स, यानी इसमें बहुत ज़्यादा यानी अत्यधिक पैसा लगाया जाता है तब जाके खेती की जाती है। लॉट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स वर्क ऑन दीज एस्टेट्स एंड इस एस्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा माइग्रेंट लेबर काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम बागान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बागान भी कहते हैं, ठीक है। जो प्लांटेशन है, इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, इंटरफेस है। ऑल द प्रोड्यूस यूज एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, और इसके अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें मिलती है, बनती है, वो एज क्या यूज़ होती है? रॉ मटेरियल यूज़ की जाती है। जो प्रोडक्शन है ये मेनली होता है मार्केट के लिए, यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर है, जो इसलिए वजह से ये कमर्शियल फार्मिंग में आती। वेल डेवलप्ड नेटवर्क चाहिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, जो कनेक्ट करती है प्लांटेशन एरिया को प्रोसेस इंडस्ट्रीज और मार्केट से। यानी अगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, तो ये खेती आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इसको तेज़ी से ही इंडस्ट्रीज़ में पहुंचाना है, इंडस्ट्रीज से आपको डायरेक्ट मार्केट में पहुंचाना है, ताकि तेज़ी से यानी बहुत
हैवीली कंज्यूम की जा सके, बहुत फास्टली कंज्यूम की जा सके, और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है किसमें, प्लांटेशंस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेयर आर रबी क्रॉप्स मेनली ग्रोन, रबी क्रॉप्स कहाँ उगाई जाती हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, क्लाइमेटिक कंडीशन बतानी है उसके। ठीक है, ये हमने अभी बात करी थी उस टेबल के अंदर रबी क्रॉप्स की बेसिकली, ठीक कैसे कैसे उगाई जाती हैं। चलिए क्लास बात करते हैं। रबी क्रॉप्स जैसे वीट क्रॉप्स, ये मेनली कहाँ उगाई जाती है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए विंटर के दौरान, वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन्स आते हैं, सक्सेसफुल ग्रोथ के अंदर मदद करते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसने भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा किया है कि हम जो रबी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर पाए, और करा भी है हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गिव द मेन रीजन विच हैव नेसेसिटेड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, कुछ कारण बताने हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ज़रूरी हुए और ज़रूर किए गए थे। जैसे रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्यों हुए, रीजन थे क्योंकि सस्टेन्स यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आपने टेक्नोलॉजी तो ले आए, आप टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन सस्टेन कैसे कर पाओगे, उसको सस्टेन्स कैसे कर पाओगे कि आपके पास बाकी सारी चीज़ें पुरानी चल रही हैं। सेम वही है कि भैया आपने इंजन नया लगवा लिया लेकिन बॉडी पुरानी है, तो बेटा वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपके पास रोड तो नए बन गए, गाड़ियाँ पुरानी हैं, तो उस रोड का फ़ायदा क्या है, या फिर आपके पास रोड पुराने हैं और गाड़ियाँ नहीं हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, तो वो हिंडर करेंगे। हिंडर का मतलब होता है उसके बीच में अड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर, अभी भी लोग जो है फार्मर्स है वो मानसून पे डिपेंडेंट है, यानी वर्षा पे निर्भर है कि वर्षा आएगी और तब जाके हम काम करेंगे भैया। ठीक है, तब जाके खेती होगी। बिकॉज लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डू नॉट हैव इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि स्टिल अभी हमारे पास अभी भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अभी भी अवेलेबल नहीं है। फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन द नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि भैया हम मैन्योर का यूज़ नहीं करेंगे, हम फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे, हम नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन है ज़मीन की हम उसका इस्तेमाल करेंगे। द लैक मटेरियल रिसोर्सेज, इसके अंदर जो मटेरियल रिसोर्सेज है वो कम होती है, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज़ बहुत कम करते हैं। आवर्स इन एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, 63% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, उनका जीवन का आसरा है, इसलिए भी हमें उसके अंदर रिफॉर्म्स ज़रूरी थे ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से कमा सकें और अच्छे से कार्य कर सकें। क्लियर। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, फॉर रेजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी लेवल्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन क्या है, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को फूड भी चाहिए। अब बेटा फूड कैसे बढ़ेगा, फूड का आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, फूड की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो भैया फूड की प्रोडक्शन तब बढ़ सकती है जब आप उसके अंदर रिफॉर्म करोगे। किसी भी जगह की प्रोडक्शन तब बढ़ेगी जब आपके अंदर उसके अंदर रिफॉर्मेशन होगी। रिफॉर्मेशन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी है वो अपनानी पड़ेगी, तब जाके आप प्रोडक्शन हाई कर सकते हैं। और जो आपकी नीड है, जो आपकी इस वक्त की जो नीड है, नीड ऑफ आर है, जो आपकी नीड ऑफ पॉपुलेशन है, वो तब जाके फुलफिल हो सकती है, उससे पहले वो फुलफिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, टू ओवरकम एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंस्ट्रेंट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैव्स टू बी सीरियसली इंप्लीमेंटेड। आपको एनवायरमेंट को भी बचाना है, आपको अपनी इकोनॉमी भी देखनी है, आपको सोसाइटी भी देखनी है, आपको ये सारी चीज़ें बराबर लेके चलनी है ताकि हर एक का फ़ायदा हो। इन्वायरमेंटल मतलब आपका जो एनवायरमेंट है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग बन सकें। अगर आपके 63% पॉपुलेशन एक काम कर रही है तो आपको उसको और बेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग उसके अंदर अपना करियर देख रहे हैं, उसको एज अ लाइवलीहुड, यानी भैया कमाई का आय, मतलब कमाई का साधन बना रखा है लोगों ने। तो ये जब आपकी वहाँ पर आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत सारे रिफॉर्म्स, सीधी बात है जो इनकम है, इनकम ऑफ सोर्स उनके बढ़ेंगे तो सीधी बात है आपका देश भी आगे बढ़ेगा। सोशल कंस्ट्रेंट्स भी देखने पड़ेंगे, सोसाइटी के अंदर चीज़ें चलती आ रही हैं उसे भी बदलना पड़ेगा, उन नुकसानों को भी चेंज करना पड़ेगा। लास्ट है द डिक्लाइनिंग शेयर इन जीडीपी, जो जीडीपी की जो डिक्लाइन शेयर जा रहा है वो एक सीरियस मैटर है कंसर्न का। ठीक है, कि भैया हम एग्रीकल्चर को अच्छा करें और पूरे ही के पूरे स्फीयर्स के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करें, ताकि हमारा जो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि खेती में प्रॉब्लम आ रही है, लोग मूव कर रहे हैं एग्रीकल्चर से। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव कर लोगे बिल्कुल, तो बेटा सीधी बात आप खाने कैसे खा पाओगे, आपके पास बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता
क्लियर। तो क्लास यहाँ पर एंड होता है आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का वन शॉट, साथ में क्वेश्चन आंसर। अब भाई साहब आपके सभी के सभी वन शॉट आ चुके हैं, तो भैया देखना चालू करो, किस बात का वेट कर रहे हो। आई के बटन पर क्लिक करो, सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सब कुछ डल चुके हैं। तो भाई देखो ना, काहे नहीं देख रहे हो बे। तो क्लास मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइज, बाय।